स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग फाउंडेशन क्लासेस, जो आपकी नींव को मजबूत रखेगा। यह हमारा प्रयास है और आपके कई लाइक, कई पॉजिटिव कमेंट, कई मोटिवेशनल कमेंट फ्रॉम द टीचर्स वी आर गेटिंग, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे आने वाले लेक्चर आने वाले दिनों में आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे और क्लास के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे। थैंक यू। मैं आज के लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, जिसमें वैलेंसी कंसेप्ट को हमने इलेबोरेट करना था। और जैसा मैंने बताया कि वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट कैसे कंबाइन करेगा, क्या उसकी नेचर होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव आयन है, क्या नेगेटिव आयन है, और किस केस में दो पॉजिटिव आयन एक साथ मिलकर के एक नेगेटिव आयन से या वाइस वर्सा कंबाइन करते हैं। ये आगे वाले क्लास में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक बातें हमें समझानी थी, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें कि सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है। इस सोडियम एलिमेंट की वैलेंसी की बात करें तो ये 1 है, और इसके साथ एक नेगेटिव वैलेंसी उसकी होगी जिसका आउटर मोस्ट शेल 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन से एम्बेडेड है। तो ये नेगेटिव वैलेंसी है। से फ्लोरीन, ये नेगेटिव वैलेंसी है, और आपको नेगेटिव वैलेंसी मिल जाएगी क्लोरीन में, ये नेगेटिव वैलेंसी है। ये पॉजिटिव वैलेंसी है। तो सोडियम को यदि हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएं या सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड बनाएं, तो चूंकि एक Na+ है और दूसरा Cl- है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन की एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, और ये दोनों कंबाइन करके NaCl एक कंपाउंड बना लेंगे, जिसमें कि गिव एंड टेक हुआ है। कॉम्बिनेशन तो हो गया, लेकिन अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन यहां पर एक कंपाउंड फॉर्म कर गया। लेकिन हम यदि बात करें यहां पर वैलेंसी सिमिलर नहीं है, यहां दोनों की सिमिलर वैलेंसी थी तो बहुत बढ़िया NaCl बन गया। यदि हम बात करें सोडियम और ऑक्सीजन की, ये सोडियम है और इसके साथ हम बात कर लें ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये दोनों रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा चांस है कि ये दोनों कंपाउंड बनाएगा। यदि हम सोडियम को रिएक्ट करा दें मैग्नीशियम से, जिसकी वैलेंसी +2 है, तो ये रिएक्शन मुश्किल है। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लैबोरेटरी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ये किसी तरह से कंपाउंड फॉर्म में नहीं, एलॉय फॉर्म में कहीं मिल जाए तो वो एक पार्ट है। अदरवाइज यहाँ एक पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा। जैसा कि सोडियम और ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया ये सोडियम और दूसरा कंपाउंड लिख दिया ऑक्सीजन। अब यदि हम वैलेंसी की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। यदि यह कंबाइन करेगा तो 2 सोडियम चाहिए ऑक्सीजन को नलीफाई करने के लिए। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने के लिए 2 सोडियम की जरूरत होगी। अब 2 सोडियम की जरूरत होगी तो यह कंपाउंड जो बनेगा, यह बनेगा Na2O। यह लिखने का भी एक तरीका है कि सिंबल के साथ जब इसे हम वैलेंसी की बात करेंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, तो इसे नीचे लिखेंगे और छोटे लेटर में लिखेंगे, और दूसरा एलिमेंट फिर Na की तरह हो जाएगा। जो सिंबल आपने पढ़ा है कि कैपिटल में होना चाहिए, वो कैपिटल में इस तरह लिखा जाएगा, और ये बन गया आपका Na2O। इसे समझने के लिए हम एक और भी कंसेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि ये यदि रिएक्ट करे, ये यदि कंपाउंड बनाए,
तो ये वैलेंसी का एक्सचेंज करता है और Na2 लिखा जाएगा, यह जो आपने लिखा, और ऑक्सीजन लिखा जाएगा। कई बार हमने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, कि लोग कंपाउंड लिखते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग कुछ इस तरह से कंपाउंड लिख देते हैं जो गलत है। ये लिखना गलत है। लिखने का सही तरीका ये है, आप इस प्रेसिडेंस को फॉलो करें, और यही एक स्टेज है जहां आपने सही आदत अपने में डेवलप करनी है। तो इस तरह से हमने कंपाउंड फॉर्मेशन देखा, कैसे वैलेंसी एक्सचेंज करता है, एंड दिस इज व्हाई वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्योंकि जैसे Na2 बना तो सोडियम अकेला ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए सोडियम के 2 एलिमेंट चाहिए। तो सोडियम की वैलेंसी हाफ है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल है, इसलिए सोडियम के 2 एलिमेंट चाहिए ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट से रिएक्ट करने के लिए। तो ये वैलेंसी का एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया। अब एक और कंसेप्ट जो आपको लेसन पढ़ने के समय आपने देखा होगा और आपको हाउंट करता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये भी हम आपको अभी बताना चाहेंगे। ये है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, और आप देखेंगे कि इट इज बिट डिफरेंट, थोड़ा सा ये अलग है मास नंबर से। एटॉमिक मास इज नॉट एज सेम एज मास नंबर। मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर अलग। तो मास नंबर की बात हमने की और एटॉमिक नंबर की बात की। यहां एक कंसेप्ट और आपको मैं बताना चाहूंगा जो कहलाता है आइसोटोप। क्या होता है आइसोटोप? यदि मैं इसको क्लियर शब्दों में कहूं तो जैसे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके 1 हो गए। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जिसमें कि आप न्यूट्रॉन की हाइपोथेसिस, न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस आप देख सकते हैं। कैसे? एक प्रोटियम, प्रोटियम एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का। दूसरा ड्यूटेरियम, ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और तीसरा ट्राइटियम, ये कॉमन हाइड्रोजन है। कॉमन हाइड्रोजन कहने का मतलब दिस इज 1H1, दिस इज 1H2 एंड दिस इज 1H3। क्या होता है 1H1, 1H2 और 1H3? यहां जब हम मास नंबर की अलग अलग बातें कर रहे हैं, मास नंबर जब अलग अलग हो रहा है, तो मास नंबर अलग कब होगा? जबकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अलग होगा कहने का मतलब एक प्रोटॉन तो यहां पर था 1p, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन हो गया। 1p तो रहेगा ही, 2 न्यूट्रॉन हो गए। ये ट्राइटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, और ये प्रोटियम है। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है हाइड्रोजन में, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है, प्रोटॉन तो जितनी प्रोटॉन की संख्या थी उतनी है, तो ये टर्म आइसोटोप्स कहलाता है। दैट इज आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स, या दैट इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट
in which there is variation in number of nucleons, and this variation leads to variation in mass. अब मास नंबर हमने हाइड्रोजन का 1 ले लिया, 2 क्यों नहीं लिया भाई, 3 क्यों नहीं लिया? तो हम इसके लिए एक एवरेज मास का कंसेप्ट लेते हैं और इस एवरेज मास के कंसेप्ट से हम देखते हैं कि इस मास में कितना वेरिएशन किसके कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के परसेंटेज काफी कम है, इसलिए मास ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी क्लोज टू 1। लेकिन हम एक दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, क्लोरीन की, क्लोरीन इसकी बात करते हैं और आइसोटोप के कंसेप्ट को इन बातों से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का दोनों केस में 17 ही रहेगा, इट वॉन्ट वेरी, लेकिन एक में मास नंबर 35 है और एक में 37 है, तो ये मास नंबर वेरी कर गया। अब क्या ये 50-50 होता है, दोनों 1:1 के रेशियो में रहता है? यदि 1:1 के रेशियो में रहेगा तो दोनों को ऐड करके एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, एवरेज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फिर, यहां पर ये 3:1 के रेशियो में रहता है, ये 75% होता है तो ये 25% रहता है। तो अकॉर्डिंगली मास में भी इसी हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन होगा। और जब हम बात करेंगे इसके एवरेज एटॉमिक मास की, तो एवरेज एटॉमिक मास दिस इज इक्वल टू परसेंटेज कितना है, 75%। किसका 75%? 35 वाले एटॉमिक मास का, तो 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो इजी वे है, इससे भी हम 25 न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, 25 कॉमन हो गया और 100 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें, तो यहां रह जाएगा 35, ये तो बचा ही हुआ है, इंटू 25 कॉमन लिया था, 75 डिवाइडेड बाय 3 इज 3 प्लस 37 तो ये रहने दें और इंटू 1। अब इन दोनों को इंटू करें तो 35 इंटू 3 इज 105 प्लस 37, तो दिस इज इक्वल टू 25/100 इंटू 105 प्लस 37, तो 37 प्लस 5 इज 42, so 142/100 इंटू 25, इंटू कर लें इसे, इंटू करने पर आपको ये मिल जाएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100, so this comes to be 35.5. This is the atomic mass of chlorine. Mass number is 35, but atomic mass is a fractional quantity due to existence of various isotopes, so this is 35.5. तरह तरह के जो इसके समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं, इसके कारण इनका एटॉमिक मास या फ्रैक्शन में आता है, और इस फ्रैक्शन को यदि हम एनालाइज करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, तो ये 35.5 आता है क्लोरीन के केस में, और डिफरेंट एटम में ये वेरी करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आइसोटोप से फायदा क्या है? जैसे यूरेनियम के बारे में आपने सुना होगा, दिस इज ए न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल क्या होगा? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहां पर इसका हम यूज करते हैं, U-235 एंड U-238, और भी कई न्यूक्लियस के हैं, लेकिन दीज टू आर प्रोमिनेंट
आइसोटोप्स ऑफ न्यूक्लियस। इसी तरह से कोबाल्ट जो है एक एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। आयोडीन के आइसोटोप्स को आयोडीन जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्टैटिन, आयोडीन, ये एक गैसेस ग्रुप में है, लेकिन आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका यूज हम करते हैं ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। तो आइसोटोप्स के मेडिकल एज वेल एज स्ट्रैटेजिकल यूजेस हैं। हम इस आइसोटोप को अपने कई काम में यूज कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट आपको मैं यहां पर चाहूंगा, छोटा सा कंसेप्ट है, इसे क्लैरिफाई कर दूं। जैसे आइसोटोप होता है वैसे एक टर्म आइसोबार होता है। आइसोबार की यदि हम बात करें तो यह आइसोटोप से वैरी करता है, और इसमें दो एग्जाम्पल हम आसपास के लेते हैं, जैसे आर्गन है और कैल्शियम है। इसके बीच में एक पोटेशियम भी है, कैलियम, जिसका सिंबल K होता है और एटॉमिक नंबर 19 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम का। और दूसरा आर्गन लिया हमने जिसका कि एटॉमिक नंबर 18 है। तो आर्गन एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18 एंड 20। लेकिन जब हम देखें तो इस दोनों के मास नंबर को, तो इस दोनों का मास नंबर 40 होता है। अब ये मास नंबर यदि 40 है, इसका क्या मतलब? देयर इज वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन जिसमें प्रोटॉन तो फिक्स है, इसमें यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन तो दिस इज 20, प्रोटॉन दिस इज ऑल्सो 20, एंड न्यूट्रॉन दिस इज ऑल्सो 20, सो दैट 20 + 20 इज 40, ये 40 है। अब यदि हम आर्गन की बात करें तो आर्गन ने ही कुछ उल्टा पुल्टा किया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें ही कुछ अलग आएगा। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितने? 18, इट शुड बी इक्वल, प्रोटॉन शुड बी इक्वल 18, और ये कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन 14 - 18 दैट इज 22। ये वेरिएशन जो है 22, ये वेरिएशन जो 22 आ रहा है और यहां पर 20 आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ मास नंबर। और ये मास नंबर यदि डिफर करता है तो इसे हम आइसोबार कहते हैं। और इसमें एक ही चीज समझने की है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन should not be equal, number of neutron is varying, and number of proton again it is different, क्योंकि इसमें 18 था और इसमें 20 हो रहा है। So this is isobar. So this is all about your atomic structure. मटेरियल साइंस में यदि आपको आगे की स्टडी करनी है, आगे यदि कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं आपको अपना इनबॉक्स भी दूंगा, यदि आपके कुछ डाउट हैं हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, तो हम उसे नलिफाई करेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। CMJ प्रखर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि कर भला हो भला, आपका भी भला और आपके दोस्तों का। थैंक यू।